तो हम लास्ट क्लास में ये कर रहे थे कि केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के, और इसमें हमें ये बताना था कि कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो मैं कौन कौन से रिएक्शंस करा चुका हूँ ये एक बार दिखा देता हूँ। केमिकल रिएक्शन में हमने सबसे पहले एसिडिक बिहेवियर कर लिया अल्कोहल का, उसका रिएक्शन दिखा दिया मेटल्स से, और बेसिस से रिएक्शन दिखा दिया। फिर हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करे। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बाद हमने ये कर लिया रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, जिसे लूकास टेस्ट के अंदर पढ़ा था हमने। फिर हमने डिहाइड्रेशन रिएक्शन करा, और जिसका हमने मैकेनिज्म किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अब हम अगला रिएक्शन करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर आपकी वॉइस रिपीट हो गई। ओके, लेट मी चेंज दैट। तो हमने डिहाइड्रेशन रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म कर लिया था। आज हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन नंबर, इसको क्या माना था हमने, इसको लिया था रिएक्शन नंबर 4, तो ये रिएक्शन नंबर 5 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एक्चुअली हम अल्कोहल्स ही करेंगे इसके अंदर, फिनॉल्स का अलग से करेंगे। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में क्या होता है, यूजिंग oxidizing agents like CrO3, इसे कहते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड या क्रोमिक ट्राइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, और पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इसे शॉर्ट में पीसीसी लिखते हैं हम, तो हमेशा पीसीसी ही लिखेंगे, फुल फॉर्म लेकिन याद रखना। कैन ऑक्सीडाइज primary alcohols to aldehydes and secondary alcohols to ketones. ठीक है, तो जैसे RCH2OH ये एक प्राइमरी अल्कोहल हो गया, इसके अंदर अगर मैं डालूंगा PCC, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये CH2OH ग्रुप को CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल डाल दूं RCH OH R डैश, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसके लिए हम जनरली CrO3 यूज करते हैं। PCC इज नॉट प्रेफर्ड फॉर सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो ये C डबल बॉन्डेड हो R डैश में से कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हुए हैं ये। ठीक है, so these reactions are also considered dehydrogenation atom reactions. These are dehydrogenation, dehydration नहीं, dehydrogenation, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है क्योंकि हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। ठीक है, समझ में आया ये वाली बात, ये डिहाइड्रोजनेशन क्यों कहते हैं। अच्छा, इसके बाद टर्शियरी अल्कोहल्स जो होते हैं, दे आर हार्ड टू ऑक्सीडाइज। टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, but at elevated temperatures and pressure
and pressures and in the presence of strong oxidizing agents. They break apart to form, to give carboxylic acids. Of containing lesser number of carbon atoms. तो इसमें ऐसा कोई फिक्स्ड रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए एक रिएक्शन लिखवा देता हूँ. आपको लिखने की जरूरत नहीं है वो रिएक्शन, क्योंकि वो एक्यूरेट रिएक्शन नहीं होगा. जैसे मान लो ये एक टर्शरी अल्कोहल है हमारे पास, CH3CH3, और इसमें हम हीट कर दें और KMnO4 डाल दें, KMnO4 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो वो क्या करेगा, वो पॉसिबली इसको तोड़ देगा कई पार्ट्स में. तो इसके अंदर CH3COOH का एक पार्ट बन जाएगा, HCO. ये जो है ये CH3COH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिडिल वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट. और ये जो दो बाकी बचे हैं, दो कार्बन, वो HCOOH में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो स्मॉल साइज के कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे. ये दोनों जो हैं ये HCOOH में कन्वर्ट हो जाएंगे. सॉरी, ये CH3 होगा. ठीक है, तो ये कोई रिएक्शन मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको. सिर्फ मैं समझाना चाह रहा था कि कैसे ये टुकड़ों में टूट जाते हैं और स्मॉल साइज के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं. ठीक है, अगर इसी रिएक्शन के अंदर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें तो अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स can be directly oxidized to carboxylic acids using strong oxidizing agents. ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल्स को डायरेक्टली, जैसे ये RCH2OH जो मैंने ऊपर अभी कन्वर्ट करा था एल्डिहाइड में, अगर इसमें मैं KMnO4 डाल दूं, ठीक है, तो ये RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट इनटू RCHO एंड देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड. अच्छा, इसको भी फर्दर बाय द वे कन्वर्ट किया जा सकता है ऐसे. ये जो RCH2OH था उसको दो स्टेप में भी किया जा सकता है. वंस यू PCC की मदद से आप इसे RCHO में कन्वर्ट करिए और फिर इसके बाद इसमें CrO3 एंड H2H प्लस आयन, एसिड की प्रेजेंस में CrO3 डाल दीजिए, H2SO4 ही लिख देते हैं, CrO3 प्लस H2SO4 डाल दें, इसे जोन्स रिएजेंट कहते हैं. तो ये भी इसको RCOOH में कन्वर्ट कर देगा. या KMnO4, कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल सकते हैं, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ. ठीक है, this can be any oxidizing agent. समझ में आ गया है? ठीक है, उसके बाद सर CrO3 की जगह PCC भी डाल सकते हैं? नहीं, PCC वीक होता है एक्चुअली, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो PCC जनरली यूज नहीं करते हैं. ठीक है, ओके सर. उसके बाद अगला जो ऑक्सीडेशन के अंदर ही आएगा, ये भी मेटल कैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन. मेटल कैटलाइज्ड
ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल्स के अंदर अगर आप RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल ले लिया मैंने, इसमें अगर मैं कॉपर मेटल डालूं एट 573 केल्विन, अच्छा इसकी जगह और सिल्वर भी डाला जा सकता है। ये बुक में सिल्वर नहीं लिखा हुआ है लेकिन वो आगे लिख रखा है, तो मैं लिख लेना यहाँ पे और सिल्वर, लेकिन मेन कॉपर से ही याद रखना फिलहाल। तो ये वही काम करेगा जो PCC काम करता है, इसे RCHO में कन्वर्ट कर देगा। अगर तुमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया RCHOH और डैश, और इसमें भी सेम चीज करेंगे, कॉपर एट 573 केल्विन। टेम्परेचर याद रखना, सॉरी केल्विन ने लिखा था मैंने ऊपर, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ टर्शरी ले लिया, ये ले लिया मैंने, या OH यहाँ लगा देता हूं। अगर मैंने यहाँ टर्शरी अल्कोहल ले लिया तो क्या होगा, तो इसमें ना डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ी ऐसे बनाता हूँ, ये R हटा देते हैं, CH3 ले लेते हैं इसकी जगह, तो थोड़ा इजी रहेगा। CH3 टर्शरी अल्कोहल अगर मैंने ले लिया मान लो, तो क्या होगा, सेम कॉपर एट 573 केल्विन डाल रहा हूँ अभी भी, बट इसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर का मतलब क्या है, CH2 यहाँ से वाटर लॉस हुआ और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, बाकी दोनों CH3 ऐसे जुड़ गए। ठीक है, तो मैंने किया क्या, यहाँ से OH हटा दिया और इसमें से एक H हटा दिया, और इन दोनों के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। समझ में आ गई बात साहिर, समझ में आया? यस सर। तो इसमें बेसिकली वाटर का लॉस हो जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। तो ये जो पहले वाले दो रिएक्शन थे, इसमें तो डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, है ना, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, और उसकी वजह से प्राइमरी अल्कोहल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल जो था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, कीटोन में, राइट। लेकिन जब मैंने टर्शरी अल्कोहल लिया तो डिहाइड्रोजनेशन की जगह डिहाइड्रेशन हो गया और वी गॉट एन एल्कीन। तो ऊपर वाले दोनों रिएक्शन में डिहाइड्रोजनेशन था, यहाँ हो गया डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रोजनेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तनीषा समझ में आया ये? यस सर। ठीक। अल्कोहल्स के केमिकल रिएक्शंस हो गए, अब हम फिनॉल्स के केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन इसके अंदर जो आएगा वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये वही है रिएक्शंस हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज मतलब जो कंपाउंड्स बनेंगे उनकी अलग होंगी। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो जो आपने वही करे थे ना, नाइट्रेशन, हाइड्रोजनेशन, वही सब आएगा। तो इसमें पहला नाइट्रेशन ही ले लेते हैं। तो अल्कोहल पे जो OH ग्रुप होता है वो हाईली एक्टिवेटिंग होता है, यानी इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, and as a result it attracts and electrifies. The OH group is highly activating towards electrophilic substitution. Highly activating towards electrophilic substitution because
the OH group increases electron density at ortho and para positions. Of the benzene ring. ठीक है, तो इसकी वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बेंजीन रिंग की एक्टिविटी बढ़ गई है. एज अ रिजल्ट nitration using concentrated HNO3 results in a trinitro product. तो OH ग्रुप क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन तीनों पे वो बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अगर मैं इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालूंगा जो नॉर्मली डालते हैं हम ये कराने के लिए नाइट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डालते हैं, वो तो कैटलिस्ट है. यहाँ पे कैटलिस्ट डालने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दो, उतना ही काफी है. और उसी से एक जगह पे नहीं 3 जगह पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा. ऑर्थो एंड पैरा को एक्टिवेट करता है ना ये, तो यहाँ पे भी नाइट्रो आ जाएगा, पैरा पे भी नाइट्रो आ जाएगा, और दूसरे वाले ऑर्थो पे भी नाइट्रो आ जाएगा. ये जो कंपाउंड है इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल. इसका एक कॉमन नेम भी होता है, वो कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड. ठीक है, अगर इसकी जगह हम डाइल्यूट HNO3 यूज करें, when we use dilute HNO3, ortho and para nitro products are formed. तो फिनॉल में अभी हम डाइल्यूट HNO3 डालेंगे, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक में ऑर्थो और एक में पैरा. अभी जो 2 प्रोडक्ट बनते हैं इनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है. ये क्वेश्चन आता है कई बार कि ये प्रोडक्ट्स को इजीली सेपरेट कैसे किया जाएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. ठीक है, मैं लिखता हूँ अभी इसके बारे में. ऑर्थो and para isomers can be isolated by steam distillation. As this is because orthonitrophenol, O-nitrophenol is steam volatile. स्टीम वॉलेटाइल का मतलब क्या है, देखो क्या होता है, मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको.
ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसका स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ लगा दिया आपने फिनॉल OH ग्रुप और यहाँ लगा दिया नाइट्रो। नाइट्रो ग्रुप ऐसे होता है, एक डबल बॉन्डेड होता है, एक सिंगल बॉन्डेड होता है। ठीक है, मेक दिस अ लिटिल बिगर, आपको दिख जाए इजीली। तो इसमें क्या होगा, ये जो फिनॉल का OH, फिनॉल का जो H है और नाइट्रो का O है, इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ये रेड कलर के डॉट से बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे भी बना सकते हैं। तो इनके बीच में ये ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये विद इन द मॉलिक्यूल बनी है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम ऐसे बनाते हैं, इस तरफ लगा दिया हमने OH और इस तरफ लगा देते हैं हम नाइट्रो। ये नाइट्रो। ठीक है, अब ऐसे मल्टीपल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे। कैसे बाइंड होंगे वो देखिए। एक का OH अगले वाले के नाइट्रो के O से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, ऐसे ये वाला OH अपने अगले वाले से बनाएगा और ये वाला O अपने अगले वाले से H से बनाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर इसमें सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से लिंक्ड होंगे तो इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा कि नहीं, हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और इसमें ऑर्थो वाले में जहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वहां पर लो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज ऑल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मिंग अ हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, दे आर नॉट बीइंग लिंक्ड टू ईच अदर, सो दे विल इजीली इवेपोरेट। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो। तो ये जो है ये चीज ये स्टीम वॉलेटाइल हो जाएगी, स्टीम वॉलेटाइल। ठीक है, यानी स्टीम के साथ ये इवेपोरेट हो जाएगी और ये नॉट स्टीम वॉलेटाइल या इन वॉलेटाइल बोल दो, कुछ भी बोल सकते। ठीक है, तो ये जो मैं लाइन लिख रहा था, the ortho and para isomers can be isolated by steam distillation. This is because O-nitrophenol is steam volatile due to its intramolecular hydrogen bonding. क्या कुछ था? अच्छा, while P-nitrophenol molecules are linked by intermolecular hydrogen bond. This makes them, yeah, this decreases their volatility. ठीक है, समझ में आया ये? Yes, sir.
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एक स्टीम वॉलेटाइल और दूसरा स्टीम वॉलेटाइल क्यों नहीं होता। तो इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसीलिए एक इवेपोरेट हो जाएगा एक नहीं होगा, तो इनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे अभी नाइट्रेशन करा है, ऐसे ही अगला टॉपिक है ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन बोल लो स्पेसिफिकली। तो इसमें भी वही है, ड्यू टू highly activating nature of, ये क्या हो गया, नेचर ऑफ, एक मिनट वो वापस आ जाएगा अभी, वो लोड होने में दिक्कत होगी। ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ OH ग्रुप, ब्रोमिनेशन leads to ट्राइब्रोमोफिनॉल। सर आपने हेलोजन ये लाइन रिपीट कर दीजिए, आपने लिखी है। मैंने बोला ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ OH ग्रुप, ब्रोमिनेशन लीड्स टू ट्राइब्रोमोफिनॉल। ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ OH ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पता नहीं है कुछ लोड होने में दिक्कत हो रही है, जस्ट डिसअपीयर्ड। तो बेसिकली OH ग्रुप अगर लगा हुआ है तो वो हाईली एक्टिवेटिंग होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो अगर इसमें सिर्फ ब्रोमीन वाटर डाल देंगे हम, तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। यानी जैसे तीनों पोजीशन पे नाइट्रो आ गया था, वैसे ही तीनों पोजीशंस पे ब्रोमो भी आ जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। ठीक है, ये वाइट पीपीटी बनाता है। तो दिस कैन बी अ टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, दिस इज अ वाइट पीपीटी। बट वाइट पीपीटी जनरली बहुत सारी चीजों में बनता है, तो इसे ना हम बहुत स्पेसिफिक टेस्ट मानते नहीं है, यूज करते नहीं है। बट स्टिल ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा और व्हाइट पीपीटी बन जाएगा फिनॉल में अगर डालोगे तो। ये होता है बेसिकली इसमें। ठीक है, ब्राउन कलर का होता है ब्रोमीन वाटर, दैट कलर विल डिसअपियर एंड इट विल टर्न इनटू अ व्हाइट पीपीटी। So this can be a test for halogenation. Now, if you want to make monobromo product, यानी ऑर्थो एंड पैरा पे सिंगल ब्रोमीन लगाना चाहते हो इंस्टेड ऑफ 3 एट अ टाइम, तो उसके लिए इसकी एक्टिविटी रिड्यूस की जा सकती है बाय एडिंग सम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ OH group can be controlled by using some non-polar solvents. Like कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर सकते हैं हम, CS2, और क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, बेंजीन यूज कर सकते हैं, बट बेंजीन जनरली करते नहीं है इस केस में। OH ग्रुप है, तो ब्रोमीन वाटर डालेंगे इस बार भी, बट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये नॉन पोलर एजेंट जो है, ये OH ग्रुप की पोलैरिटी को कम कर देगा और उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, एक्टिवेटिंग इफेक्ट भी कम हो जाएगा। So now you will get bromine at ortho and para position। ठीक है, सेपरेट मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसमें पहले की तरह नहीं है कि दोनों को आइसोलेट इजीली किया जा सकता है, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही होती थी बस नाइट्रोफेनॉल। इन दोनों को आइसोलेट करना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, यू गेट अ मिक्सचर ओनली। ठीक है, तो ये हैलोजिनेशन समझ में आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस है।
या सॉरी कोब्स रिएक्शन, नॉट कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसको हम सेकंड रिएक्शन मान सकते हैं। वो पहला ही था, नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन जो था वो इसी का पार्ट आ गया था फर्स्ट वाले का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। अगला रिएक्शन जो है वो कोब्स रिएक्शन हो जाएगा। तो कोब्स रिएक्शन में हम बेसिकली फिनॉल का फिनॉल के ऊपर एक ग्रुप और लगा रहे हैं, अल्डिहाइड सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो फिनॉल is first treated with NaOH to increase its reactivity. फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देते हैं इसे, या टू इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी लिख देते हैं, टू कन्वर्ट into phenoxide ion which is more reactive. ठीक है, तो बेसिकली मैं पूरा लिखने से पहले रिएक्शन भी साथ साथ समझाता रहता हूँ। तो पहले हम फिनॉल में क्लास डिसरप्ट होने वाली है, रिजॉइन कर लेना जल्दी से, 1 मिनट से कम बचा। तो ये पहले ONA में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यों किया है ONA में? क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। देन इट इज treated with then it is electrophilia attack. Then there is an electrophilic attack of CO2.